हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। दो। मालिका बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर सीवी, रिया, राजीव और रावी सब खड़े थे। जैसे ही सब मालिका को आते देखते हैं, वे दौड़कर मालिका के पास जाते हैं। रावी मालिका की आंखों में आंसू देख उसके गले लग जाती है और उसके बैग को रब करते हुए कहती है, मालिका, तू ठीक है ना? क्या हुआ है? हमजब है तुम्हारे साथ, हम ढूंढ लेंगे उसे। मालिका कहती है, रावी, काश मुझे पता होता कि मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की साजिश मेरे जन्म से ही की गई थी, तो मैं कभी मां नहीं बनती। अब तक मेरे आसपास जितने भी लोग रह रहे थे, जिन्हें मैं अपना परिवार मानती थी, वो सब झूठ था, सब नकली थे। सच तो ये है कि मेरा कोई नहीं है। मेरा बच्चा जिसे मैं अपना कह सकती थी, भगवान ने उसे भी छीन लिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान होते ही नहीं है। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी और अपने बच्चे को ढूंढ कर रहूंगी। जिसने भी उसे मुझसे दूर किया है उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। उसकी बात सुन सिया, सीबी, राजीव सब उसके पैरों के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, बॉस, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। आपने हमजब को रोड से उठाए और आज इतना काबिल बनाया। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। 4 साल बाद मुंबई एयरपोर्ट। एक औरत जो कि पिंक शर्ट और व्हाइट कोट पैंट पहने एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। उसने अपने बालों का पोनीटेल बना रखा था। वो कोई प्रोफेशनल लग रही थी। उसकी आंखें नीली और बड़ी थी, पर उसने एक काले रंग की मास्क पहन रखा था। वो अपने तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। तभी उसका सेक्रेटरी दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है, बॉस बॉस, हमें दूसरे दरवाजे से जाना चाहिए, इस गेट पर बाहर मीडिया खड़ी है। ये सुन उस औरत के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपने सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहती है, मीडिया? पर मीडिया को कैसे पता चला? उसका सेक्रेटरी कहता है, मुझे नहीं पता बॉस, मीडिया यहाँ किसके लिए और क्यों आई है, क्योंकि आपका शेड्यूल तो मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं होता। वो औरत कहती है, ठीक है फिर, चलो दूसरे दरवाजे से। इतना बोल वे दोनों वहां से टर्न हो जाते हैं। वो औरत कहती है, राजीव, क्या तुमने सिया को हमारे यहाँ आने की खबर दी है? जी हाँ, ये कोई और नहीं, मालिका और राजीव ही है। राजीव कहता है, बॉस, क्या आपको उस पर शक है? मालिका कहती है, नहीं, मुझे शक नहीं है, मैं बस वही पूछ रही। राजीव कहता है, जी बॉस। मालिका कहती है, उससे कहो कि वो दूसरे दरवाजे पर गाड़ी लेकर खड़ी रहे। राजीव में गर्दन हिलाता है और पॉकेट से फोन निकाल कॉल लगा देता है। पर कुछ कदम चलने के बाद ही मालिका के पैरों से एक बच्चा टकरा जाता है। मालिका नीचे झुककर देखती है। एक बच्चा अपने बाहें फैलाकर मालिका के सामने खड़ा था। ये देख मालिका के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है। राजीव जब ये देखता है तो वो उस बच्चे को वहां से हटाने के लिए अपने गोद में लेना चाहा। पर तभी उस बच्चे ने अपने हाथ नीचे कर लिए और गुस्से से राजीव को घूने लगा। एक पल को राजीव को ऐसा लगा कि जैसे वो बच्चा उसे बिल्कुल मालिका के जैसा लुक दे रहा है। पर अगले ही पल वो देखता है, वो बच्चा मालिका को देख स्माइल करते हुए फिर से अपनी बाहें उसके सामने फैला देता है। मालिका से अब रहा नहीं जाता और वो झुककर जल्दी से उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। जैसे ही वो उसे उठाती है, वो बच्चा मालिका को टाइटली हग कर लेता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बहुत दिनों के बाद मिला हो। मालिका के दिल में भी एक अजीब से जज्बात उमड़ पड़ते हैं, जो कि राजीव भी समझ पा रहा था। वो बच्चे को बड़े प्यार से निहारने लगती है। बच्चा बहुत ही क्यूट था। उसकी नीली आंखें क्रिस्टल की तरह लग रही थी। उसके काले घुंघराले बाल और ऊपर से उसका चबी फेस और उसके छोटे छोटे होठ उसे एक एंजल बॉय का लुक दे रहा था। मालिका उस बच्चे को देखते हुए अपने मन में कहती है, मेरा बेबी वो भी इतना ही बड़ा होगा। तभी वो बच्चा कहता है, मम्मा, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था मम्मा, आप कहाँ थी? ये सुन मालिका एक पल को खुश हो जाती है और उसे सीने से लगा लेती है। वही राजीव का मुंह ये देख खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा उसके बॉस को ऐसा क्यों बोल रहा है। मालिका उस बच्चे को सीने से लगाते हुए कहती है, तुमने क्या कहा, एक बार फिर से कहो। वो बच्चा बोलता है, मम्मा, आई मिस यू। मालिका एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लेती है। मालिका उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही वहां 2 गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं और मालिका के सामने खड़े होकर कहता, मिस सॉरी, अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो। इतना बोल वो उस बच्चे की तरफ देख डरते हुए कहता है, बाबा उधर देखिए, आपके मम्मा पापा आपको खोज रहे हैं, वो कितने परेशान हो रहे हैं। वो बच्चा एक नज़र मालिका की आंखों में देखता है, जहां अब मायूसी ने जगह ले लिया था, और फिर वो बच्चा गार्ड्स के दिखाए हुए दिशा की ओर देखता है, जहां एक औरत और एक लड़का मास्क पहने बहुत परेशान लग रहे थे। फिर वो बच्चा गार्ड से कहता है, नहीं, मेरी मम्मा तो ये है। गार्ड कहता है, बाबा शायद आप मास्क के वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं।
उधर देखिए आपके मॉम डैड खड़े हैं, जल्दी चलिए नहीं तो बॉस गुस्सा करेंगे। पर वो बच्चा मालिका से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उन गार्ड्स की तरफ गुस्से से घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ? मालिका भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो उसे बच्चे के एटीट्यूड और गुस्से को देखकर हैरान थी। मल्लिका प्यार से उस बच्चे के माथे पर किस करते हुए कहती है, बेबी क्या नाम है आपका? वो बच्चा मालिका को हैरानी से देखता है और कहता है, मम्मा क्या आपको मेरा नाम नहीं पता? तभी वहां एक लड़का आता है। उसे देख दोनों गार्ड साइड हो जाते हैं। वो आदमी बच्चे की तरफ देखकर कहता है, आहान अपने चाचू के पास आओ, डैडी को मीटिंग के लिए देरी हो रही है और इन्हें भी परेशानी हो रही होगी। आप ऐसे कैसे किसी भी यंग और खूबसूरत एंजेल को मम्मा बोल सकते हो? उन्हें बुरा लग सकता है ना? ये सुन वहां राजीव की हालत खराब हो रही थी। वो लड़का साफ साफ मालिका पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। मालिका उस लड़के को तीखी नजरों से घुते हुए कहती है, जी नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये बहुत प्यारा है, मुझे इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी मालिका का फोन रिंग होने लगता है। मालिका आहान की ओर देख कहती है, बेबी क्या आप इन्हें जानते हो? आहान हाँ में अपना सर हिलाता है तो मालिका उसे उस लड़के के गोद में देकर कहती है, ये बहुत छोटा है, आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए, अगर अभी ये किसी गलत हाथों में चला जाता तो। आजकल कितने बच्चे गायब हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर नजरें लड़कियों पर नहीं होती तो आज ये आपसे गुम नहीं होता। वो लड़का अपने मन में कहता है, ये बच्चा नहीं शैतान है, इसे जो अगवा करेगा उसका ये खून चूस लेगा। मलिका उसे अपने ही खेलों में गुम देखना में सर हिलाती है और एक नजर आहान की ओर देखती है। आहान भी मालिका तो टूकोर देख रहा था। मालिका उसके सर पर हाथ रख कहती है, अपना ध्यान रखना। इता बोल वो वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है, पर तभी वो लड़का मालिका को आवाज देते हुए कहता है, हेलो मिस एंजेल आपका नाम क्या है? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। मालिका कुछ बोलती उससे पहले उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो गुस्से में उस लड़के से बोल रही थी, ओ हेलो मजनू, थोड़ा न अपने थरकीपना को कंट्रोल में रखो और इसे दिखाने से पहले एक बार सोच लिया करो कि सामने कौन है, नहीं तो किसी दिन ऐसे गायब हो जाओगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। मलिका ये सुन स्माइल करती है। वो इस आवाज को पहचान गई थी। ये किसी और की नहीं सिया की आवाज थी। मालिका सिया की ओर देखती है। सिया जल्दी से मालिका के गले लग जाती है और कहती है, बॉस मैंने बहुत मिस किया आपको। मलिका हाँ में गर्दन हिलाती है और अपना कॉल पिक कर वहां से थोड़ा साइड हो जाती है। उसके जाते ही वो लड़का सिया को गुस्से से देखकर कहता है, मैं ऐसे किसी से बात नहीं करता, मेरा भी एक लेवल है। नहीं तो लड़की तो तुम भी हो, पर यू नो व्हाट, तुम्हें देखकर मुझे वॉमिट आ रही है। सिया ये सुन गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे अंगुली दिखाते हुए कहती है, खुद को कभी ऐने में देखा है? गंदी नाली में रहने वाले कॉकरोच की तरह लगते हैं। घर जाकर देख लेना, उल्टी खुद ब खुद ही आ जाएगी। वो लड़का कुछ बोलता उससे पहले किसी ने पीछे से उसे आवाज लगाई, विराज आहान को लेकर जल्दी आओ। ये आवाज एक लड़की की थी। विराज कहता है, आ रहा हूँ छाया। इता बोल वो सिया की तरफ गुस्से से देख कहता है, देख लूंगा तुम्हें चुहिया। सिया भी उसे गुस्से में कहती है, आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी, देखा तो कॉकरोच कहीं के। इता बोल वो भी अपने बाल झटकते हुए मलिका की ओर बढ़ जाती है। वहीं आहान मालिका को एक नजर मुड़ कर देखता है और फिर विराज के साथ चल देता है। मालिका सीबी और राजीव तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। मालिका सीबी से कहती है, सीबी मिस्टर शर्मा की रिपोर्ट सेंड करो जल्दी, मुझे लगता है उनका ऑपरेशन मुझे आज ही करना पड़ेगा, बार बार हॉस्पिटल से कॉल आ रहे हैं। सीबी हाँ में सर हिलाती है और मालिका को अपने फोन से डिटेल सेंड कर देती है। मालिका उसे पढ़ने में बिजी हो जाती है। इधर आहान विराज के साथ चला जाता है। उसे देख छाया दौड़ते हुए आहान के पास आती है और उसे हक कर कहती है, बेबी कहाँ चले गए थे आप? हम कितने परेशान हो रहे थे। आहान कुछ नहीं कहता, पर विराज कहता है, छाया तुम्हारा बेटा एक खूबसूरत औरत को देख उसे माँ बोलने लगा था। ये सुन आहान को गुस्सा आता है और वो जानबूझकर विराज के पैर पर चढ़कर आगे बढ़ जाता है। वही विराज के मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। वही गाड़ी में एक लड़का बैठ ये सब देख रहा था। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो आहान को आवाज देते हुए कहता है, आहान मेरे पास आओ। आहान उसे देख विराज को एक नजर घुता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, गंदी नाली के कॉकरोच। और इता बोल वो गाड़ी के अंदर चला जाता है। इधर विराज ये सुन चिढ़ जाता है और वो बड़बड़ाते हुए बोलता है, एक बार मिल जाए वो लड़की फिर बताता हूँ उसे। छाया भी आहान के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उस लड़के की तरफ देखकर कहती है, शौर्य कैसा रहा तुम्हारा मीटिंग? शौर्य आहान के माथे पर किस करते हुए कहता है, अच्छा था। आहान शौर्य के गले लग कहता है, मिस्टर शौर्य
आपने मुझसे प्रॉमिस किया था न कि आप जब आओगे तो मुझे एक अच्छी वाली स्मार्टफोन लेकर दोगे। छाया उसकी जिद सुन उसका सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, पर अभी तुम बहुत छोटे हो आहान। आहान छाया को घूर कर देखता है और कहता है, पर मेरे पास आपसे ज्यादा दिमाग है, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे बस चाहिए। आई डोंट नो एनीथिंग, सौर्य उसके सर को सहलाते हुए कहता है। आहान बिहेव। आहान गुस्से से कहता है, मिस्टर सौर्य, आप अपना प्रॉमिस पूरा करोगे कि नहीं? सौर्य अपना सर पीछे सिर से लगते हुए कहता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन है? आहान कहता है नहीं। सौर्य कहता है ठीक है फिर। और फिर कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से विला के बाहर आकर रुकती है। विला के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द सिंह विला। सौर्य आहान को गोद में लेकर उतरता है, उसके पीछे पीछे छाया और फिर विराज भी उतरते हैं। सौर्य जैसे ही विला के अंदर जाने को होता है, उसे एक कॉल आ जाता है। सौर्य आहान को छाया के साथ अंदर जाने बोल खुद कॉल अटेंड करने साइड में चला जाता है और कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। इतना बोल वो वापस कार में बैठ वहां से चला जाता है। इधर आहान छाया से कहता है, मिस छाया मैं कमरे में जा रहा हूँ। छाया उसके सर को सहलाते हुए कहती है, आहान कुछ खा लो, फिर चले जाना। आहान कहता है, अभी भूख नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। इतना बोल वो अपने कमरे की ओर दौड़ जाता है। वही उसके जाने के बाद छाया किसी सोच में डूब जाती है। वो अपने मन में ही कहती है, कहीं आहान आज सच में तो उससे नहीं मिला था ना। वो ऐसे किसी को भी मम्मा नहीं बोल सकता। वो मुझे नहीं बोलता क्योंकि शायद वो जानता है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, तो फिर ऐसे कैसे किसी वो बोल सकता है। मुझे दादू से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। वही इधर आहान अपने कमरे में जाकर चुपचाप बेड पर बैठा जाता है और कहता है, मुझे उनके पास जाकर बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं उन्हें जानता हूँ। मेरा मन उन्हें मम्मा कहने को किया। उनकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी। अगर वो मेरी मम्मा थी तो फिर मम्मा ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? वो मुझे याद कर रही थी, पर मैं तो उनके सामने था। शायद वो मुझे भूल गई है। अब मुझे मिस्टर सौर्य को उनसे मिलवाना होगा, तब शायद उन्हें याद आए मेरी। मैं उन्हें कितना मिस करता हूँ। इतना बोल वो अपने फेस पर दोनों हाथ रख बैठ जाता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे पता करना होगा उनके बारे में। इधर सौर्य की कार महिमा हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वहां उसका सेक्रेटरी रोहन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सौर्य की कार रुकती है, रोहन दौड़ते हुए सौर्य के पास आता है और कहता है, सर, मुझे ये पक्की खबर मिली है कि मिस लीजा आज यहाँ आई है और एक ऑपरेशन करने वाली है। सौर्य कहता है, ठीक है चलो फिर आज हम उनसे मिलकर रहेंगे। पिछले 1 साल से हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे। रोहन कहता है, सर हमें हर वक्त चौकना रहना होगा, नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमें पता नहीं चलेगा कि वो कब आई और कब चली गई। सौर्य कहता है, नहीं इस बार हम उससे मिलकर रहेंगे। बातें करते करते दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर रोहन काउंटर पर बैठी नर्स से पूछता है, मिस डॉक्टर लीजा कहाँ मिलेगी? वो लड़की रोहन को ध्यान से देखती है और फिर अपना ध्यान काम में लगाते हुए कहती है, सर वो कल आएंगी शायद, मुझे ये कंफर्म नहीं पता है। रोहन कहता है, देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लस बता दीजिए। नर्स कहती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं। रोहन लाचारी से सौर्य की ओर देखता है। सौर्य समझ जाता है। वो उसके पास जाता है और उसे साइड कर नर्स से कहता है, हेलो मिस ब्यूटी। नर्स ये सुन सौर्य की ओर देखती है और फिर देखती ही रह जाती है, क्योंकि सौर्य ने अपना मास्क उतार दिया था और नर्स की आंखों में देख रहा था। सौर्य इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। ऊपर से उसके नीली आंखें और चेरी जैसे लिप्स किसी भी लड़की को अपने वश में करने के लिए काफी थी। नर्स उसे निहारते हुए कहती है, जी। सौर्य कहता है, मिस ब्यूटी क्या आप मुझे बताएंगी कि डॉक्टर लीजा कहाँ है? वो नर्स बिना संकोच किए बोलती है, वो रूम 9-113 के पेशेंट का ऑपरेशन कर रही है। सौर्य एक स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू ब्यूटी। इतना बोल वो वहां से चल देता है और मास्क वापस लगा लेता है। रोहन उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, वाह बॉस, क्या कमाल किया ना आपने। ऐसा लग रहा था कि वो नर्स आपके वश में हो गई थी। सौर्य कुछ नहीं कहता। वे जैसे ही रूम नंबर 102 के पास पहुंचते हैं, वैसे ही सौर्य एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की गिरने ही वाली होती है कि सौर्य उसे उसके कमर से पकड़ थाम लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। लड़की गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सौर्य एक पल को उसे देखता ही रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़की की करीबी ने ही सौर्य को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। लड़की को जब एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है, तो उसकी आंखें सीधा सौर्य की आंखों से जाकर मिल जाती हैं। सौर्य एकटक उस लड़की की आंखों में देख रहा था। उसे न जाने क्यों पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने इन आंखों को पहले भी कई बार देखा है, बेहद करीब से।
वो लड़की इस वक्त बिजनेस सूट में थी। खुद को ऐसे किसी लड़के से घुरे जाने के कारण उसे गुस्सा आता है और वो शौर्य को गुस्से से घुते हुए उसके हाथ में कसकर पिंच करती है। तब जाकर शौर्य को होश आता है। अचानक ऐसे पिंच करने से शौर्य के मुंह से एक आह निकल जाती है और वो उस लड़की को छोड़ देता है, जिससे वो लड़की वापस से गिरने लगती है और उससे बचने के लिए वो शौर्य के शर्ट को पकड़ लेती है, जिससे शौर्य भी उसके साथ ही गिर जाता है। अब शौर्य उस लड़की के ऊपर था। उनके लिप्स मास्क के ऊपर से ही एक दूसरे से टच हो जाते हैं। शौर्य मालिका के आंखों में डूबता चला जा रहा था। न जाने क्यों पर उसे ये आंखें देखी हुई लगी। उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो अपने मन में ही कहता है, कौन है ये, मुझे इसके पास आकर इतना सुकून क्यों मिल रहा है? क्या मैं इसे जानता हूँ? क्या ये बॉस है? पर तभी उसे उस लड़की के अंदर चल रही बातें सुनाई देने लगती है। उस लड़की के हाथ इस वक्त आरव को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मन में बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये आरव है। वही स्मेल, वही एहसास, बस कुछ अलग है तो बस इसके आंखों का कलर। शौर्य जब ये सुनता है उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, बॉस आज भी आप मुझे भूल नहीं पाए। मेरी करीबी आज भी आपको इफेक्ट कर रही है। आपको मेरे सामने नहीं आना चाहिए था बॉस। नाउ माई बॉडी वांट्स यू। ये कोई और नहीं मालिका ही है। आप सबको तो पता चल ही गया होगा। तभी शौर्य को एहसास होता है कि मालिका का हाथ उसके फेस की तरफ बढ़ रहा है। शौर्य उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या कर रही है आप? मालिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और शौर्य को खुद के ऊपर से पुश करते हुए गुस्से में कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, इडियट। एक तो मुझे गिरा दिया और फिर खुद भी मेरे ऊपर गिर गए। बेशर्म आदमी, ऊपर से मुझे घूर भी रहे हो। शौर्य उठते हुए कहता है, अरे वाह क्या बात है, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। हाँ, पहले तो तुम मुझसे टकराई, फिर जब मैंने बचाया तो थैंक्स बोलने की जगह मुझे पिंच किया और फिर मुझे लेकर गिर गई। कोई भी बता सकता है कि तुम्हारी नजर मुझ पर खराब है। अच्छा हैंडसम लड़का देखा नहीं कि गिर गई। मालिका गुस्से से चीखते हुए उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती, यू बास्टर्ड, तुम्हारी तो मैं ऐसी हालत करूंगी। वो आगे कुछ कहती कि तभी वहां एक नर्स आकर कहती है, सर मैम आप अपने घर जाकर लड़िएगा, प्लस ये हॉस्पिटल है। मालिका ये सुन थोड़ा एम्बेरेंस हो जाती है और शौर्य के कॉलर को छोड़ देती है, पर शौर्य उसे उसके कमर से पकड़ एक झटके में उसे दीवार से लगा देता। मालिका को जब एक कुछ समझ आता तब वो शौर्य के बाहों में थी। शौर्य उसके कमर पर अपने हाथ कसते हुए उसे दीवार से लगा देता है और अपना फेस मालिका के नेक में छिपा लेता है और उसे स्निफ करने लगता है। मालिका चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसकी बॉडी शौर्य के टच को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें शौर्य के टच से खुद ब खुद बंद हो गई। शौर्य उसके कान में सडक्टिव आवाज में बोलता है, हम बहुत जल्द मिलेंगे। और अगले ही पल मलिका को एहसास होता है कि अब वो बिल्कुल आजाद है। उसके कमर पर जो हाथ थे वो अब नहीं है। मलिका झट से अपनी आंखें खोलती है और इधर उधर देखती है, वहां कोई नहीं था। मालिका को समझ नहीं आता कि इतना जल्दी वो कहाँ गायब हो गया। कहीं वो चलते चलते कोई सपना ती नहीं देख रही थी? अगर नहीं तो कौन था वो, और मेरी बॉडी उसके टच से रिएक्ट क्यों कर रही थी? मैं उसे खुद से दूर क्यों नहीं कर पाए? ओह गॉड, क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? इस बार मिले वो मुझे, उसे यही धरती पर यमलोक के दर्शन न करा दिए तो मेरा नाम मालिका नहीं। गुस्से से ये सब बोलते हुए वो आगे बढ़ जाती है। इधर शौर्या भी रूम नंबर 113 की ओर बढ़ जाता है। रोहन उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है, सर क्या आप उन्हें जानते हो? शौर्य कहता है, नहीं, पर तुम मालिका रजवंश के बारे में पता लग कि वो कब कहाँ जा रही है। और हाँ, ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। रोहन कहता है, जी जी बॉस, मैं समझ गया। इधर शौर्य जब रूम नंबर 113 के पास पहुंचता है तो देखता है उस कमरे से एक नर्स मास्क लगाए बाहर निकल रही है। शौर्य उसके पास जाकर फ्लर्टी अंदाज में कहता है, हेलो मिस वर्ल्ड। वो नर्स शौर्य को देखती है तो शौर्य उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या डॉक्टर लीजा अंदर है? वो नर्स शर्माते हुए कहती है, नहीं वो जा चुकी है। ये सुन शौर्य का मुंह बन जाता है और वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से जाने लगता है। पर फिर वो पीछे मुड़ उस नर्स से कहता है, क्या आपके पास उनका कोई नंबर या कोई फोटो है? नर्स कहती है, नहीं, पर मैं आपको अपना फोटो और नंबर सेंड कर सकती हूँ। शौर्य रोहन की ओर इशारा करते हुए कहता है, हाँ आप इसको दे दो। ये बेचारा सिंगल है और आपको पसंद भी करता है। पहली नजर में प्यार हो गया इसको तुमसे। शौर्य के मुंह से ये सुन रोहन आंखें और मुंह दोनों फाड़े शौर्य को भूने लगता है। शौर्य उसे ऐसे कृता देख स्माइल करता है और कहता है, मैं बॉस हूँ पर उतना भी खड़ूस नहीं हूँ। केयर करता हूँ तुम्हारा। जल्दी आना। इतना बोल वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। रोहन भी देखने में काफी स्मार्ट था। वो नर्स अब रोहन की ओर देख रही थी।
रोहन कहता सॉरी सीस, वो मेरे बॉस को न मजाक करने की आदत है। इता बोल वो भी वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाता है। बेचारी नज हैरानी से उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। इधर मालिका के फार्म हाउस में मालिका और सिया दोनों कार से उतरते हैं। मालिका को देख सारे गार्ड्स उसे ग्रीट करते हुए अपना सर झुकाते हैं। मालिका भी सबको स्माइल करते हुए देखती है और अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही उसके ऊपर फूल गिरने लगते हैं, बैलून फूटने लगते हैं। मालिका नामे अपना सर हिलाती है और अपने बगल में खड़ी सिया की ओर देखती है। सिया उसे अपनी ओर घुता देख जल्दी से अपनी गर्दन नामे हिलाने लगती है। मालिका गरजते हुए कहती है, सीबी, क्या बचपना है ये, लगता है तुम्हें डिसिप्लिन सीखने की अभी भी जरूरत है। तभी राबी सोफे के पीछे से शायरी बोलते हुए बाहर निकलती है। दिल तो बचा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, और जाकर सीधे मालिका के गले लग जाती है। मालिका उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, सीबी कहाँ है, उसने भी तुझे अपने साथ मिला लिया। तभी सीबी भी सोफे के पीछे से धीरे धीरे बाहर निकलती है और राबी के पीछे खड़ी होकर कहती है, बॉस इस बार मैं नहीं, राबी दी ने मुझे जबरदस्ती अपने प्लान में शामिल किया। मालिका राबी को देखती है तो राबी कहती है, तू मुझे घूर कर नहीं देख सकती, अभी मैं बची हूँ तो शैतानी करूंगी ही, तुम्हारी जैसे बुद्धि नहीं हो गई हो। मालिका गुस्से में गुर्राते हुए कहती है, क्या कहा, मैं तुझे बुद्धि लगती हूँ। राबी कहती है, नहीं, तेरे सामने तो अभी 18 साल की लड़की भी चाय कम पानी ज्यादा लगेगी मेरी जान। बस हरकतें हैं वैसी, खैर छोड़, चल आज मेरे साथ, मैं आज तुझे किसी स्पेशल वन से मिलाती हूँ। सभी बात करते करते डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। मालिका राबी को शक भरी नजरों से देखते हुए कहती है, स्पेशल वन, मुझे गए सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं और इतने दिन में ही तुझे एक और स्पेशल वन मिल गया। साल में कितने स्पेशल वन होते हैं तुम्हारे। राबी शर्माते हुए कहती है, ये वाला उन सब से वेस्ट है। तभी सब एक साथ बोलते हैं, हर बार सब पहले वाले से बेस्ट ही होते हैं। और इता बोल सभी हंसने लगती है। राबी उन सबको घुते हुए देखती है और फिर मालिका की ओर देख हुए कहती, तो आज चलेगी उससे मिलने की नहीं। मालिका स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है पर ये लास्ट है। राबी कहती है, हाँ मैं ट्राई करूंगी, पर कोई लॉयल बंदा मिले तब ना। मलिका कुछ सोचते हुए कहती है, यहाँ कोई लड़का लॉयल नहीं होता, खुद से प्यार करो और खुद से लॉयल रहो। राबी कहती है, हाँ इसके बाद मैं भी तेरे जैसी सन्यासी बन जाऊंगी। फिर वो सीबी और सिया की तरफ देखकर कहती है, तुम लोग का कोई बना कि नहीं। सीबी और सिया दोनों ये सुन शर्मा जाते हैं। राबी उन्हें शर्मात देख कहती है, अब ये मत कहना कि तु दोनों अभी भी वजन हो। जिसे सुन मलिका राबी को डांटते हुए कहती है, राबी ये सब क्या गलत बातें सिखा रही हो इन्हें, अभी ये छोटी है। राबी उन्हें देख अपने मन में कहती है, बची है, इनकी उम्र में तो मेरे 5 ब्रेकअप हो गए थे। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम के करीब 7 बजे इधर सिंह विला में, विला के एक कमरे में सौर्य बेड के साइड चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने बेड पर एक औरत बेजान सी लेटी हुई थी। सौर्य उनका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और बोलता है, माँ आप चिंता मत करिए, हम बहुत जल्द उस डॉक्टर को ढूंढ लेंगे। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आरव उर्फ सौर्य पीछे मुड़कर देखता है तो वहां उसके दादाजी थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो कहते हैं, सौर्य हौसला रखो, माया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सौर्य हाँ में सर हिलाता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। कॉलर आईडी पर रोहन का नाम देख वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है और कॉल पिक करता है। दूसरी ओर से रोहन कहता है, सर मिस मालिका अभी अभी डार्क नाइट क्लब में आई है अपनी एक दोस्त के साथ। आरव कहता है, ठीक है नजर रखो। इता बोल वो कॉल कट कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है, नाइट क्लब नोट बैड बॉस। इता बोल अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में आहान आरव के लैपटॉप से छेड़छाड़ कर रहा था, पर जैसे ही उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है वो लैपटॉप बंद कर वापस बेड पर जाकर लेट जाता है। आरव अंदर आता है तो देखता है उसका बेटा सो रहा है। ये देख वो स्माइल करता है और कबर्ड की तरफ बढ़ जाता है। वही आहान चुपके चुपके आरव को देख रहा था। आहान कहता है, क्या बात, आज तो मिस्टर सौर्य बहुत खुश लग रहे हैं, कहीं वो मेरी मम्मा से तो नहीं मिलने जा रहे, क्योंकि इतना खुश तो वो पहले नहीं रहते थे। तभी आहान देखता है सौर्य उर्फ आरव ने एक बहुत पुरानी शर्ट और एक सिंपल सा जीन्स पहन रखा था और ऐने के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवार रहा था। आहान से अब और रुका नहीं गया। उसके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ चुकी थी कि उसके डैड कहाँ जा रहे हैं। वो धीरे धीरे बेड से उतरता है और जाकर आरव के पैरों से लिपट जाता है। आरव आहान को जल्दी से अपने गोद में ले लेता है और बोलता है, अभी सोए नहीं थे आप, शैतान। आहान गुस्से से आरव उर्फ सौर्य को घुते हुए कहता है, मेरी छोड़ो मिस्टर सौर्य, आप अपना बताए, कहाँ जा रहे हैं अभी।
सौर्य आहान को बेड पर बैठाते हुए कहता है, वो मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आहान कहता है, मिस्टर सौर्य मुझे मेरी मम्मा चाहिए। सौर्य उसके गालों को पकड़ प्यार से खींचते हुए कहता है, आपकी मम्मा तो यही है। आहान गुस्से से सौर्य को घुते हुए मुंह फूल लेता है और कहता है, मिस्टर सौर्य आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि मेरी मम्मा कौन है। आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते। सौर्य कहता है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो आहान, क्या छाया आपसे प्यार नहीं करती? आहान कहता है, करती है, पर वो मेरी मम्मा नहीं है। मेरी मम्मा मुझे बहुत याद करती है, मैं सुनसकता हूँ जब भी वो मुझे याद करती है। आज तो मैं उनसे मिला भी। आपको पता है न, अब मुझे मेरी मम्मा चाहिए, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुन सौर्य उदास होने का नाटक करता है और अपने दोनों गालों पर हाथ रख कहता है, हाँ चले जाओ, आपकी मम्मा ने भी मुझे छोड़ दिया और अब आप भी चले जाओ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आहान सौर्य की ऐसी नौटंकी देख उसके सीने से लग जाता है और कहता है, मिस्टर सौर्य आप ये नौटंकी बंद करो, मैं आपको एक लास्ट मौका दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर आप मम्मा से पैच अप कर लो, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको छोड़कर मम्मा के पास चला जाऊंगा। सौर्य कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। आहान कहता है, मैंने कुछ लाने को कहा था। सौर्य कहता है, हाँ लाया हूं ना, पर एक शर्त पर दूंगा कि जब तक मैं न कहूं आप अपनी सच्चाई उनसे छिपाकर रखोगे। आहान कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। सौर्य अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहता, बस नाम का मेरा बेटा है, पर पूरी तरह अपनी मां पर गया है। इता बोल वो वहां से जाने लगता है, पर तभी आहान उसे रोकते हुए कहता है, मम्मा से मिलने जा रहे हो ना, मेरे लिए उनका नंबर लेते आना। सौर्य एक नजर आहान को देखता है जो टुकोर टुकोर उसे ही घूर रहा था। सौर्य नाम में सर हिलाता है और कहता है, सब जनता है ये शैतान, कुछ छिप नहीं सकता इससे। इधर नाइट क्लब में मालिका और राबी दोनों इंटर करती है। मालिका ने अभी भी मास्क लगा रखा था, जिसे देख राबी कहती है, यार तू हर जगह मास्क क्यों लगा लेती है? इता बोल वो मलिका के चेहरे से मास्क हटा देती है। मालिका कहती, यार राबी तू समझती नहीं है, मैं मलिका राजवंश हूँ, अगर किसी ने मेरी फोटो किसी के साथ जोड़कर लगा दिया तो सही नहीं होगा। राबी कहती, ऐसा कुछ नहीं होगा, चल मैं हूं ना। इता बोल वो मालिका का हाथ पकड़ अंदर की ओर चली जाती है। दोनों ही बला की खूबसूरत लग रही थी। मलिका ने ब्लैक फ्लेयर वाली जींस और व्हाइट शॉर्ट टॉप के साथ ब्लैक जैकेट पहन रखा था, बालों का पोली टेल बना रखा था और होठों पर लाइट शेड के लिपस्टिक के साथ जहर लग रही थी। वही राबी भी ब्लैक शॉर्ट स्किट के साथ व्हाइट शॉर्ट टॉप और ऊपर से लॉन ब्लेजर पहन रखा था। दोनों के इंटर होते ही सभी लड़के उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। वही मालिका और राबी सबको इग्नोर करते हुए एक टेबल की ओर बढ़ जाती है। वही टेबल पर एक लड़का पहले से ही बैठा हुआ था। जब वो राबी को आते देखता है तो जल्दी से आगे बढ़कर उसके गले लग जाता है और कहता है, यू लुक ए गॉर्जियस मेरी जान। राबी कहती है, यू टू। देखो आज मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसे लेकर आई हूँ, इससे मिलो, ये है मेरी जान, मेरी सब कुछ, मेरी बीएफएफ मालिका राजवंश। और फिर मालिका की ओर देखकर कहती है, मलिका ये है निखिल, निखिल गोयल। निखिल मलिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आज भाग खुल गए हमारे, जो आज मुझे द मालिका राजवंश से मिलने का मौका मिला। थैंक यू राबी। मल्लिका भी निखिल से हाथ मिलाते हुए कहती है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा निखिल। तीनों बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वही उनसे कुछ दूरी पर एक लड़का जो लगभग 35 साल का होगा, बार काउंटर पर खड़े होकर मालिका को घूरे जा रहा था और फिर घिरे घिरे ड्रिंक का सिप लेते हुए कहता है, मालिका राजवंश सच में कमाल की लगती हो, पर उतनी ही जहरीली भी हो। तुमने मेरे भाई की आंखें फोड़ दी, उसके सिर्फ भुने पर ना, अब जाकर मिली हो। अब देखो तुम मैं क्या करता हूँ, तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस न बनाया न तो मेरा नाम भी आर्यन चोपड़ा नहीं। इधर बात करते करते मलिका की नजर ठीक अपने सामने वाले टेबल पर चली जाती है, जहां एक लड़का और एक लड़की बड़े प्यार से एक दूसरे का हाथ पके हुए थे। मालिका वहां बैठे लड़के को बड़े गौर से देखती है और फिर वो अपनी आंखें मलकर दोबारा देखती है और फिर उसके मुंह से एक नाम निकलता है, आरव। ये आरव है, पर ये किसके साथ है? राबी मलिका को ऐसे खुद में बड़बड़ाते देख कहती है, मलिका क्या हुआ, किसे देख रही हो तुम? मलिका राबी की ओर देख कहती है, किसी को नहीं, पर वो बार बार चुपके चुपके आरव को ही देख रही थी। पहले तो वो आरव को देख बहुत खुश हुई, पर जैसे ही उसने उसका हाथ किसी दूसरी लड़की के हाथों में देखा, वो गुस्से और जलन से पागल हो रही थी। वो अपने मन में ही आरव को गलियां देते ही ये कहती है, बासटेड कहेगा, मैं इसे पिछले 4 साल से ढूंढ रही हूँ और ये लड़कियों के साथ है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जान से मार डालूंगी इसे। वो गुस्से से टेबल पर रखे वाइन की बोतल उठाकर सीधे अपने मुंह से लगा लेती है। वही उसकी ऐसी हरकत देख राबी और निखिल दोनों हैरान हो जाते हैं।
राबी मलिका के कंधे पर हाथ रखती है तो मलिका उसे स्माइल करते हुए देखती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, बस आज पीने का मन हुआ। राबी कुछ कहती कि तभी उसका फोन बजने लगता है। मलिका कहती, जा तू कॉल अटेंड कर। राबी एक नज़र निखिल को देख वहां से बाहर चली जाती है, क्योंकि वहां बहुत शोर था, गाने बज रहे थे, लोग डांस कर रहे थे। राबी बाहर चली जाती है। वही मालिका आरव को देखते हुए बोतलें खाली कर रही थी। निखिल मालिका से बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, मिस राजवंश, क्या हम बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं? मालिका का ध्यान निखिल के बातों पर जाता ही नहीं, वो बस वही हाँ में अपनी गर्दन हिला देती। वही निखिल ये जान खुश हो जाता है कि मालिका ने हाँ कह दिया। इधर आरव भी अपनी चोर नजरों से मालिका को देखे जा रहा था। तभी उसके साथ बैठी हुई लड़की, जो कि काफी हॉट एंड रेविलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, आरव का हाथ पकड़ कहती है, लेट्स गो डांस। आरव एक नजर मालिका को देखता है, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। पर आरव तुरंत ही मालिका से अपनी नजरें फेर उस लड़की की ओर देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, लेट्स गो। इतना बोल वो उसका हाथ पकड़ डांस स्टेज की ओर बढ़ जाता है। कोई और भी था जो मालिका की नजरों का पीछा कर स्माइल कर रहा था। वो कोई और नहीं, आर्यन चोपड़ा था। वो हंसते हुए कहता है, लगता है आज भगवान भी चाहते हैं कि मैं मालिका को अपना बनाऊं। लगता है उसका दिल टूटा है। इतना बोल वो एक वेटर को बुलाता है और उसे कुछ पैसे देकर उसके कान में कुछ कहता है। वेटर भी स्माइल कर मालिका की ओर देखता है, फिर आर्यन से कहता है, हो जाएगा सर। कुछ ही देर में राबी वहां वापस आ जाती है और कहती है, यार मुझे अभी जाना होगा, स्टेशन में एक नया केस आया है। जाने मन, चल तू भी। मालिका राबी की तरफ देख कहती है, तू जा निखिल के साथ, कार छोड़ देना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। राबी कहती है, मालिका तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मालिका कहती है, हाँ राबी, और फिर निखिल की तरफ देख कहती है, निखिल इसे स्टेशन छोड़ देना। राबी भी अब ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी। वो मालिका से कहती है, कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक कॉल का बटन दबा देना। मालिका कहती है, तुझे लगता है मुझे कोई परेशान कर सकता है? राबी कहती है, नहीं, तू बहुत स्ट्रांग है, अपना ख्याल रखना और जल्दी ही घर चली जाना। इतना बोल वो निखिल के साथ बाहर निकल जाती है। इधर मालिका, जो अब तक खुद को रोके रखी थी, वो अपने चेयर से उठती है। तभी वहां पर वही वेटर आ जाता है और मालिका को ड्रिंक का एक ग्लास देता है। मालिका भी इस वक्त कुछ नहीं सोचती और वो ड्रिंक का ग्लास लेकर एक ही बार में पूरा खाली कर देती है और आरव की ओर बढ़ जाती है। पर तभी वो देखती है, आरव उस लड़की के साथ लिफ्ट की ओर बढ़ रहा है। मालिका भी उसके पीछे पीछे जाती है, पर तभी वो किसी से टकरा जाती है। ये कोई और नहीं, आर्यन चोपड़ा ही था। वो जानबूझकर मालिका से टकराया था ताकि वो मालिका को आरव पीछे जाने से रोक सके। मालिका गुस्से में उसे साइड करती है और लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है, पर तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। मालिका गुस्से में एक नज़र लिफ्ट को देखती है कि तभी वहां एक वेटर आता है और मालिका को एक पुर्जी देते हुए कहता है, मैम अभी अभी जो सर लिफ्ट में गए हैं, उन्होंने ये आपको देने को कहा था। मालिका उससे वो पर्ची ले लेती है और उसे देखती है। उसमें लिखा था, रूम नंबर 106। मालिका उस कागज के टुकड़े टूकड़े करते हुए कहती है, चेरी, गेम खेल रहे हो मेरे साथ? मालिका राजवंश के साथ, नॉट गुड चेरी। इतना बोल वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगती है। वहीं आर्यन चोपड़ा एक बड़ी सी स्माइल के साथ उस वेटर को देखता है और खुद भी मालिका के पीछे चल देता है। मालिका गुस्से में रूम नंबर 106 में इंटर करती है। कमरे में पूरा अंधेरा था। मालिका गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, आरव, अब ये लूका छिपी का गेम बंद करो, मेरे सामने आओ, नहीं तो तुम मेरी दी हुई सजा सह नहीं पाओगे। वो इतना बोलती ही है कि तभी उसे कमरे का गेट बंद होने की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर देखती है तो ठीक उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। कमरे में अंधेर होने की वजह से मालिका को उसका फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, पर इतना पता चल रहा था कि उसके सामने जो आदमी है वो आरव नहीं है। मालिका गुस्से में कहती है, कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? वो आदमी मालिका के करीब आते हुए बोलता, मालिका, मेरी जान, बस एक बार तुम्हें अपने बाहों में ले लूं, अपनी मिस्ट्रेस बना लूं, फिर खुशी खुशी जान दे दूंगा। भला की खूबसूरत हो तुम, एक बार मौका देकर तो देखो, कभी भूल नहीं पाओगी मुझे। इतना बोल वो आदमी घिनौनी हंसी हंसने लगता है, पर जैसे ही वो अपना हाथ मालिका के कमर को पकड़ने के लिए आगे करता है कि तभी उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है, क्योंकि मालिका ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस आदमी के पैरों के बीचों बीच अपने पैर चला देती है। वो आदमी नीचे बैठ जाता है और कराहने लगता है। तभी मालिका लाइट ऑन कर देती है और फिर उस आदमी का बालों को पकड़ उसके सर को ऊपर करती है। वो आदमी कराहते हुए कहता है, मालिका, तू आज मुझसे नहीं बच सकती। मालिका हंसते हुए कहती है, आर्यन चोपड़ा, पहले तू तो मुझसे बचकर दिखा,
तेरे भाई की तो सिर्फ आंखें फोड़ी थी, पर तेरी ऐसी हालत करूंगी न कि तू कभी किसी लड़की को आंखें उठाकर भी नहीं देख पाएगा। आर्यन भी हंसने लगता है। अभी दिखाता हूँ कौन किसकी हालत खराब करता है। इता बोल वो चिल्लाते हुए कहता है, आ जाओ रे बाहर। उसके बोलते ही बाथरूम में से दो हटे कटे लोग बाहर निकलते हैं। मालिका आर्यन को छोड़ खुद सोफे पर जाकर किसी महारानी की तरह बैठ जाती है और हंसते हुए कहती, आर्यन चोपा, आज के गलती लिए तो जिंदगी भर खुद को कोसेगा और अपनी मौत की भिख मांगेगा, पर मौत भी नहीं आएगी। इता बोल वो हंसने लगती है। उसे इस तरह हंसते देख एक पल को सब अड़ जाते हैं। आर्यन अपने मन में कहता है, क्या इसके ऊपर ड्रग असर नहीं कर रहा। मलिका का ये रूप देख उसके पसीने छूटने लगते हैं, पर फिर वो अपने आदमियों को देख कहता है, पकड़ लो इसे और बांध दो। इसे आज मैं अपनी मिस्ट्रेस बनकर रहूंगा। ऐसी हालत करूंगा कि ये खुद को ऐने में देख नहीं पाएगी। उसका ऑर्डर सुनते ही उसके आदमी मालिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो मलिका को छू पाते उससे पहले ही मालिका उन दोनों के गर्दन काट चुकी थी और दोनों वही फर्श पर बेजान से होकर गिर जाते हैं। मालिका के हाथ में इस वक्त एक छोटी सी नाइफ थी जिससे खून की बूंदें टपक रही थी। मलिका इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। आर्यन का शरीर डर से कांपने लगता है। मालिका अब आर्यन की ओर बढ़ रही थी, पर तभी मलिका को एहसास होता है कि उसके कदम लटका रहे हैं। उसे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। मालिका खुद को होश में लाते हुए आर्यन की ओर बढ़ती है, पर तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथों की पकड़ का एहसास होता है। आर्यन उसके कमर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती मालिका। और मालिका के हाथ से नाइफ लेने की कोशिश करता है, पर तभी वो चीख उठता है, क्योंकि मलिका ने चाकू उसके हाथ पर चला दी थी और अब उसके कलाई से खून की धारा बह रही थी। मालिका नाइफ उसके नेक पर रखते हुए कहती है, अब तुम्हारी सांसें पूरी हो गई है, तुम्हें मरना होगा। तभी कमरे का गेट खुलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और आरव अंदर आता है तो देखता है मलिका अपने हाथ में नाइफ लिए खड़ी थी और आर्यन वही जमीन पर अपना हाथ पकड़ बैठा था। वो आरव को देख अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है, पर तभी मालिका अपना पैर उसके हाथ पर रख देती है, जिससे वहां उसकी चीखें गूंजने लगती है। अब मालिका आरव की ओर देखकर स्माइल करती है और कहती है, आरव, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। बास्टर्ड, बहुत परेशान किया है मुझे। इता बोल वो गुस्से से आर्यन की ओर मुड़ती है और एक झटके में उसके गर्दन पर नाइफ चला देती है, जिससे आर्यन वही देर हो जाता है। और फिर मालिका आरव की ओर मुड़ती है और उसके शर्ट में ब्लड को पोंछते हुए कहती है, चेरी। आरव भी मालिका को उसके कमर से पकड़ खुद से चिपका लेता है और कहता है, बॉस आप ठीक है। मालिका नाइफ आरव के सीने पर चलाते हुए कहती है, आई नीड यू चेरी। वो आरव के पास जाते ही पिघल चुकी थी। आरव ये सुन एक डेविल स्माइल करता है और मलिका को अपने गोद में उठा वहां से बाहर चला जाता है। बाहर होटल के मैनेजर और रोहन खड़े थे। आरव रोहन को कुछ इशारा करता है और वहां से मलिका को ले चला जाता है। वो मालिका को दूसरे कमरे में लेकर आता है और उसे सीधा बाथरूम में ले जाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। मालिका अपनी नशीली आंखों से आरव को देखती है। आरव मलिका को उसके कमर से पकड़ खुद के बेहद करीब करते हुए कहता है, बॉस, मैंने दूर जाने की बहुत कोशिश की, पर आपने फिर मेरे नजरों के सामने आकर मेरी कोशिशों को नाकाम कर दिया और मेरे अंदर चाहत की एक ऐसी आग लगाई है जो मेरे साथ आपको भी जलाकर रख देगी। इता बोल वो मालिका के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। मालिका भी उसका साथ देते हुए उसे किस बैक करने लगती है। दोनों एक दूसरे के होठों को ऐसे सक कर रहे थे जैसे कितने जन्मों से प्यासे हो। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आरव के हाथ मलिका के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए उसके कपड़े उससे अलग कर रहे थे, तो वही मलिका का हाथ आरव के बालों और गर्दन पर कसते जा रहे थे। करीब 20 मिनट के इन इंटेंस किस के बाद आरव मालिका के होठों को छोड़ता है और अपने लिप्स उसके नेक पर रख देता है। मलिका उसके होठों की छुअन अपने नेक पर महसूस करते ही मदहोश सी हो जाती है और मलिका के मुंह से एक मदहोशी भरी आह निकल जाती है, जो आरव के को और वाइल्ड बनने पर मजबूर कर देती थी। आरव अब मलिका के नेक प्रस्का के साथ साथ बाइट भी करने लगता है। मलिका के नाखून आरव के बैक पर धंसती जा रही थी। आरव झटके से मलिका को खुद से दूर करता है और उसके बचे हुए कपड़े भी उससे अलग कर उसे बाथटब में बैठा देता है और मलिका को घुते हुए अपने सारे कपड़े भी उतार वही फर्श पर फेंक खुद भी बाथटब में चला जाता है। मलिका की आंखें आरव को ऐसे देख चमकने लगती है और वो आरव को अपने नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर हावी हो जाती है और उसके होठों पर अपने होठ रख रफली किस करने लगती है, जैसे कि वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतार रही हो। वो आरव के होठों को किस कम बाइट ज्यादा कर रही थी। आरव के होठों से अब ब्लड आने लगते हैं। आरव मालिका को उसके बालों से पकड़ अपने होठों से दूर कर कहता है, बॉस खाने का इरादा है क्या। मालिका उसके आंखों में ईटेस भरी नजरों से देख कर कहती है, आई विल किल यू चेरी।
इता बोल वो आरव के नेक पर अपने होठ रख देती है और उसे स्क और बाइट करने लगती है। साथ में उसका हाथ आरव के बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए उसके कमर से नीचे की ओर बढ़ जाती है। अब आरव की पकड़ मलिका के बालों पर कस जाती है और उसके मुंह से एक मदहोशी भरी आवाज निकलती है, आह बॉस, आप बिल्कुल नहीं बदली। ये सुन मालिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो और ज्यादा वाइल्ड होते हुए अपने होठ आरव के सीने पर रखते हुए वाइल्डली उसे सक और बाइट करने लगती है। अब आरव की मदहोशी भरी आवाज पूरे बाथरूम में गूंजने लगती है, आह बॉस प्लस बी जैन। उसकी पकड़ मलिका के बालों में कसती जा रही थी, पर मालिका कहाँ आज उसकी सुनने वाली थी। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आज आरव पर निकाल रही थी। एक तो वो आरव को पिछले 4 सालों से खोज रही थी और आज जब आरव मिला तो उसके हाथों में किसी और लड़की के हाथ थे। ये सब सोच मलिका का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ रहा था। करीब 1 घंटे बाद आरव मालिका को अपने गोद में उठाए बाथरूम से बाहर आता है और मालिका को गुस्से से बेड पर पटक देता है। मालिका उसकी इस हरकत पर उसे गुस्से से घूरने लगती है। उसे ऐसे घुते देख आरव मालिका के ऊपर झुकते हुए कहता है, बॉस आप मेरे साथ गलत करती है, हमेशा मुझे कुछ नहीं करने देती। आज तो आपने हद ही कर दी। अब तक तो सबको मारती थी और अब आप क्या इंसानों को खाने भी लगी। देखिए कैसे नोचा है मुझे। मालिका उसे अपने ऊपर खींचते हुए कहती है, चेरी कमाई के लिए बहुत परेशान किया है ना। मालिका इस वक्त अपने होश में बिल्कुल नहीं थी, उसके ऊपर अभी भी ड्रग्स का असर था। मालिका आरव को गले लगकर कहती है, चेरी आई मिस यू, आई मिस माई बेबी। चेरी मैंने उसे खो दिया, मैं अच्छी नहीं हूँ। तभी आरव को अपने कंधे पर कुछ गर्म गर्म सा महसूस हुआ। उसने मालिका को खुद से दूर करके देखा तो पाया मालिका सुबक सुबक कर रो रही है। आरव के दिल में ये देख एक टीस सी होती है और वो उसे अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, बॉस सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, आप सो जाओ। मालिका कहती है, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है चेरी, आई वॉन्ट यू। इता बोल वो फिर से आरव के होठों की ओर बढ़ने लगती है, पर आरव ने इस बार ठान लिया था कि वो मालिका को खुद पर हावी नहीं होने देगा। इसलिए वो मालिका को झट से अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, बॉस नाउ इट्स माय टर्न। इता बोल वो मालिका पर हावी हो जाता है और उसे रफली किस और बाइट करने लगता है। मालिका अब सिवाय मौन करने के कुछ नहीं कर पा रही थी। करीब 20 मिनट के पैसेनेट किस के बाद आरव मालिका के होठों को छोड़ उसके नेक पर आ जाता है और उसे सक और बाइट करने लगता है। आरव की आंखें अब चमकने लगी थी। अब वो मालिका को बहुत ही रफली किस और बाइट करना स्टार्ट कर चुका था। मालिका मौन करते हुए आरव को रोकने की कोशिश करती है, पर आरव उसके दोनों हाथों को पकड़ मलिका के सर के पीछे कर देता है और उसे अपने एक हाथ से कसकर पकड़ लेता है। मालिका अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उससे अपने हाथ नहीं छोड़ा पा रही थी। आरव अब मालिका को किस और बाइट करते हुए उसके बेबीज तक आ चुका था। मालिका जैसे ही आरव के लिप्स वहां महसूस करती है वो एकदम से चिहुक जाती है और आरव से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, आह चेरी प्लस मेरे हाथ छोड़ो, आई वॉन्ट टू फील यू। आरव एक नजर मालिका को देखता है और फिर धीरे से उसके हाथ छोड़ देता है और कंटिन्यू करने लगता है। वही मालिका मौन करते हुए अपने हाथ आरव के बालों में कस देती है। मालिका का मौन करना आरव को और भी ज्यादा वाइल्ड बना रहा था, पर वही मालिका को अब दर्द होने लगा था। उसके मुंह से अब दर्द भरी आंखें निकलने लगी थी, पर अब वो आरव को नहीं रोक सकती थी क्योंकि उसे ये दर्द भी अच्छा लग रहा था। आरव के फिंगर इस वक्त मालिका के सॉफ्टनेस पर मौव कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद आरव मालिका के ऊपर से उठता है और उसे इंटेंस भरी नजरों से देखते हुए मालिका के एयरलॉब्स को सक करने लगता है और हस्की वॉइस में पूछता है, बॉस यू वांट टू फील मी। मालिका मदहोशी भरी आवाज में कहती है, चेरी प्लस डू इट। उसके इता बोलते ही आरव एक झटके में मालिका के अंदर इंटर कर जाता है, जिसके साथ मालिका की दर्द भरी आवाज उस कमरे में गूंज जाती है। आरव मालिका के नेक को सक करते हुए अपनी मूवमेंट तेज कर देता है। कुछ ही देर में मालिका का दर्द कम हो जाता है और उसके मुंह से मदहोशी भरी आवाजें निकलने लगती है। दैट्स इनफ विंकिंग फेस। इधर सिंह विला में छाया आरव के कमरे में जाती है और कहती है, ये सौर्य इतनी रात को कहाँ गया है? पहले तो वो कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहा। इतना बोल वो आहान के पास जाती है। आहान सो रहा था। छाया उसके सर पर हाथ फेरती है और उसके माथे पर किस कर वहां से चली जाती है। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 8 बजे आरव की आंखें खुलती है। वो अंगड़ाया लेते हुए उठता है और अपनी आंखें रब करते हुए कहता है, बेबी गिव मी अ हग। इता बोल वो अपना हाथ अपने आसपास घुमाता है। उसे वहां कोई नहीं मिलता। वो झट से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसके ठीक सामने मालिका अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी होकर उसे घूर रही है। मालिका इस वक्त अपने बिजनेस सूट में थी। आरव ये देख अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और कहता है,
नो नो, मैं ये कैसे भूल गया कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। ओ ये दोनों माँ बेटे, अगर बॉस ने सुन लिया होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तभी उसे अपने गले पर कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। वो झट से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है मालिका उसके गले पर नाइफ रखी हुई उसे अपनी नीली आंखों से खा जाने वाली नजरों से घूर रही है। आरव हकलाते हुए कहता है, बॉस आप ये क्या कर रही है। मालिका नाइफ पर हल्का दबाव देते हुए कहती है, अभी भी तुम मुझसे पूछने की हिम्मत कर रहे हो चेरी। आरव कहता है, बॉस मैंने ऐसा क्या किया है। बॉस जो किया है आपने किया है। इतना बोल वो अपनी शकल किसी लाचार और दुखी बच्चे जैसा बना लेता है। मालिका तो कुछ पल के लिए उसकी नौटंकी आंखें फाड़कर देखती ही रह जाती है और आरव इसी का फायदा उठाकर मालिका को अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे मालिका का चाकू वही फर्श पर गिर जाता है। आरव मालिका को उसके कमर से पकड़ उसे अपने नीचे कर लेता है और कहता है, बॉस कल रात मैंने आपकी हेल्प की और आपने देखो क्या हाल किया मेरा। मुझ मासूम को आपने पहले तो बेआबरू किया, फिर किसी जंगली बिल्ली की तरह नोच नोच कर खाया। देखो देखो। इतना बोल वो मालिका को अपने नेक और सीने पर दी हुई बाइट्स को मालिका को दिखाता है। मालिका बस आरव के आंखों में देख रही थी, देख नहीं घूर रही थी। जब आरव बोलना बंद करता है तो मालिका उससे कहती है, कल रात तुम किसके साथ थे। आरव मालिका के होठों को टच करते हुए कहता है, आपके साथ ही तो था। और किसके साथ था, मजाक अच्छा करती है आप। अब मालिका का गुस्सा उसके चरम सीमा पर आ चुका था। वो आरव को अपनी पूरी ताकत के साथ पुश करती है, जिससे आरव मालिका के बगल में जाकर गिर जाता है और मालिका झट से उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसका गला पकड़ कर कहती है, चेरी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ। आरव खांसते हुए कहता, बॉस बॉस नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। मलिका कहती है, सच सिर्फ और सिर्फ सच जानना है मुझे चेरी। अब अगर एक शब्द भी इधर उधर करने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरव कहता है, हाँ हाँ बॉस। मालिका कहती है, तो बताओ कल रात तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी। आरव एक पल को अपने मन में सोचता है, पता नहीं बॉस, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। मैंने तो बस ऐसे ही आपको जलाने के लिए उसे सम्मोहित किया था। और फिर वो बोलता है, वो बॉस मुझे न एक जॉब चाहिए थी, तो उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे जॉब देगी, पर उसके बदले में मुझे उसके साथ सोना होगा। मालिका कहती है, क्या, और तुम मान गए। इतना बोल वो आरव को खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है। आरव गुस्से में कहता है, बॉस आप मुझे ऐसे मार नहीं सकती, आपका कोई हक नहीं है। एक तो कल मैंने आपकी हेल्प की और उसके बदले में आप मुझे मार रही हो। इतना बोल वो मलिका को खुद के ऊपर से साइड करता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके बेड पर ही बैठ जाता है। मालिका अभी भी उसे घूर रही थी। वो अपने जैकेट से सिगरेट निकालकर अपने होठों से लगा लेती है और उसे लाइटर से जलाते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है और आरव की ओर घुते हुए कहती है, तुम कहाँ थे पिछले 4 सालों से। आरव मालिका को देखते हुए कहता है, मैं ये आपको बताना नहीं चाहता। अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिससे मुझे आपके सारे सवालों के जवाब देने होंगे। बॉस आप शायद भूल रही है कि आपने ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था और मुझे खुद से दूर किया था। मालिका अपनी दांतों को पीसते हुए कहती है, तो तुम कल रात मेरे साथ क्यों थे। आरव कहता है, नहीं मैं नहीं बॉस, आप थी मेरे साथ। मैं तो बस आपकी हेल्प करने गया था। वो तो आपने ही मुझे सिड्यूस किया, मेरे साथ गलत किया। देखो कैसे नोचा है आपने। आखिरकार मैं हूं तो एक मर्द ही ना। मैं भी बहक गया था। मालिका अब इस पर कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसे ड्रग्स के कारण कुछ भी अच्छे से याद नहीं था। वो सोफे से उठकर आरव की ओर जाती है और उसे एक थैला देते हुए कहती है, इसमें कपड़े हैं, पहन लो। और तुम्हें जॉब चाहिए ना। आरव अपनी नजरें नीचे करते हुए कहता है, नहीं मुझे जॉब मिल गई है। मालिका उसे घूरते हुए कहती है, पर अभी अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें जॉब चाहिए। आरव बोलता है, हाँ पर उसने मुझे कल रात एक कार्ड दिया है और मुझे वहां बुलाया है। मालिका गुस्से से आरव के जबड़े को पकड़ लेती है और कहती है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इतना बोल वो अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाल आरव को देते हुए कहती है, चुपचाप यहाँ आ जाना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। आरव मालिका के आंखों में देखते हुए कहता है, पर बॉस वो उस मैडम ने भी तो ऐसा ही कार्ड दिया था। मालिका अब फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, अच्छा दिखाओ मुझे वो कार्ड। आरव कुछ सोचते हुए कहता है, बॉस शायद वो कहीं गुम गया। ये सुन मालिका स्माइल करती है और कहती है, वेरी गुड, अब तुम यहाँ आ जाना, ठीक है ना। आरव कहता है, हाँ ठीक है बॉस, मैं आ जाऊंगा। मलिका उसके गाल को थपथपाते हुए कहती है, गुड बॉय। इतना बोल वो उस कमरे से निकल जाती है। उससे जाते ही आरव बेड पर ही उछलने लगता है और खुश होते हुए कहता है, कितनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ मैं। आज मैंने साबित कर दिया कि उस छोटे शैतान का बाप मैं ही हूँ।
बॉस अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा और देखना कैसे आपके लाइफ से आपके सो कॉल्ड पति को निकालता हूँ और फिर दादाजी को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानता हूँ आप मुझे चाहती है, तभी तो इतने सालों बाद भी आप मुझे भूल नहीं पाए, और तो और आपको जलन भी हो रही थी। बॉस आई एम कमिंग। इता बोल वो बाथरूम में घुस जाता है। इधर कमरे के बाहर जब मालिका जाती है तो उसे राजीव खड़ा दिखता है। मालिका कहती है, क्या तुमने उस आर्यन चोपड़ा को ठिकाना लगाया? राजीव कहता है, बॉस उसे कल रात को ही किसी ने ठिकाना लगा दिया है। मलिका कहती है, ठीक है, किसी को बोलो कि वो आरव पर नजर रखे। ये कहाँ रहता अभी, किस किस से मिल रहा, सब कुछ। राजीव कहता है, जी बॉस, पर ये 4 साल तक था कहाँ? मालिका कहती है, पता नहीं, हो सकता है हमारे दिए पैसों से कहीं और शिफ्ट हो गया हो और अब जब पैसे खत्म हो गए हो तो अपने बिल से बाहर आ गया हो। राजीव कहता है, हाँ हो सकता है बॉस, पर आप उसे जाने क्यों नहीं देते? मालिका एक नजर राजीव को घूर कर देखती है और कहती, कुछ ज्यादा जबान चलने नहीं लगी है तुम्हारी? ये सुन राजीव का गला सूखने लगता है और वो हकलाते हुए बोलता है, सॉरी बॉस। इधर सिंह विला में आहान अंगड़ाइयां लेते हुए उठता है और पर अपनी आंखें नहीं खोलता। वो वैसे ही आंखें बंद किए हुए ही अपने हाथ पैर इधर उधर मरता है। जब उसे अपने आसपास कोई महसूस नहीं होता तो वो झट से अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में कहता है, मिस्टर सौर्य, आज आप मुझसे पहले उठ गए। पर उसे उस कमरे में कोई नहीं दिखता। तब उसे याद आता है कि कल रात मिस्टर सौर्य तो उसकी मम्मा से मिलने गए थे। आहान बेड से उतरते हुए कहता है, मतलब मिस्टर सौर्य अभी तक वापस नहीं आए? कहीं वो मुझे मेरी मम्मा से दूर करके खुद तो उनके साथ रहने का प्लान तो नहीं बना रहे? अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत बुरा होगा आपके साथ मिस्टर सौर्य। वो ये सब खुद में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी उसे अपनी खिड़की पर किसी की परछाई नजर आई। वो ये देख स्माइल करता है और विंडो के पास जाकर देखता है जहां से आरव ऊपर कमरे में इंटर करने वाला होता है। आहान खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं खिड़की बंद कर दूं मिस्टर सौर्य? सौर्य उर्फ आरव कहता है, और शैतान हट जा, चोट लग जाएगी। आहान कहता है, नहीं हटूंगा। आप पूरी रात क्या मेरी मम्मा के साथ थे? आरव कहता है, हाँ मेरे बाप, अब हटना। आहान थोड़ा साइड होता है और कहता है, नहीं मेरी बुरी किस्मत में आपका बेटा हूँ। तो आरव झट से अंदर कमरे में जंप कर जाता है और बेड पर बैठते हुए आहान को अपने पास बुलाता है। आहान आरव को घुते हुए उसके पास जाता है तो आरव उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, अच्छा जी, बुरी किस्मत हा। इता बोल वो उसे गुड़गुदी करने लगता है। दोनों एक दूसरे को गुड़गुदी करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी आहान सौर्य को रोकते हुए कहता है, बस बस मिस्टर सौर्य, अब नहीं, प्लस रुक जाओ, स्टॉप। सौर्य रुक जाता है और आहान को अपने पास खींचते हुए कहता है, क्या यहाँ मेरे जाने के बाद कोई आया था? आहान कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो सो गया था हमेशा की तरह। मिस छाया आई होंगी? आरव कहता है, ठीक है, पर आहान आरव को लगातार घूरे जा रहा था। आरव उसे खुद को ऐसे घुने पर कहता है, क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों माँ बेटे की जो हर वक्त मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरते रहते हो। आहान कहता है, मेरी मम्मा के बारे में तो कुछ बोलो मत, वो बहुत अच्छी है। पहले आप ये बताओ कि क्या आपका उनसे पैचअप हो गया? आरव कहता है, नहीं, इतना जल्दी तुम्हारी माँ नहीं पिघलने वाली। आहान कहता है, तो फिर आप पूरी रात मम्मा के साथ क्या कर रहे थे? आरव ये सुन सोच में पड़ जाता है कि वो क्या बोले। तभी आहान कहता है, मिस्टर सौर्य, आप जो भी सोचोगे मैं जान जाऊंगा, इसलिए सच सच बताओ। आरव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस सो रहा था। अब चलो जल्दी से नहा लेते हैं। इता बोल वो आहान को अपने गोद में लिए बाथरूम में चला जाता है, पर आहान के सवाल खत्म ही नहीं होते। आहान कहता है, मुझे भी सोना है मम्मा के साथ। मिस्टर सौर्य, जल्दी कुछ करो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा और फिर आप अकेले हो जाओगे। आरव कहता है, नहीं, मैं कर रहा हूं ना ट्राई, देखो तुम्हारी मम्मा बहुत खतरनाक है। आहान कहता है, अच्छा, क्या उनके पास भी शक्तियां है? सौर्य कहता है, नहीं, पर उनके पास जाने के बाद ये सारी शक्तियां यूजलेस हो जाती है। आहान बड़े गौर से आरव की बातों को सुन रहा था। वो अब जितनी जल्दी हो सके अपनी मम्मा से मिलना चाहता था। वो हंसते हुए कहता है, मतलब मिस्टर सौर्य डरपोक है, मम्मा से भी डरते हैं। आरव कहता है, हाँ, अब खुश। करीब 1 घंटे बाद वे दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। नीचे आते ही छाया आरव को घूर कर देखती है और कहती है, सौर्य, कल रात तुम कहाँ गए थे? छाया के ये सवाल सुन आहान और सौर्य दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आहान तो मजे से जाकर डाइनिंग टेबल पर दादाजी के साथ बैठ जाता है। बेचारा फर्स्ट सौर्य उर्फ आरव जाता है। आरव भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, वो छाया, मुझे कल रात थोड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए बाहर चला गया था कुछ देर के लिए। इतना बोल वो भी बाहर से आगे बढ़ जाता है और आहान के पास जाकर बैठ जाता है। करीब 1 घंटे बाद
सिंह कंपनी में आरव अपने केबिन में किंग साइज चेयर पर बैठा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है और रोहन अंदर आता है और आरव के सामने खड़ा होकर कहता है, बॉस आपने जैसा कहा था सब बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। आरव कहता है, और मेरे लिए कपड़े लाए। रोहन कहता है, जी बॉस, पर क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? एक बार फिर से सोच लीजिए, आप वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी के सो है। आप किसी और की कंपनी में जॉब कैसे कर सकते हैं? आरव गुस्सा करते हुए कहता है, एक बार तुम भी सोच लो कि तुम नंबर 1 कंपनी के बॉस का सेक्रेटरी आगे भी रहना है या नहीं। रोहन कहता है, सॉरी बॉस, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। आरव कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बॉस का घर बसे? बोलो। रोहन कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ बॉस, पर वो शादीशुदा है। आरव कहता है, तो क्या हुआ, शादी तुआ देंगे ना, और नहीं टूटी तो मार देंगे उसे। बात खत्म। रोहन कहता है, पर सर अगर दादाजी को पता चली तो? आरव रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मेरे पास इतना अच्छा सेक्रेटरी है, कैसे पता चलेगा उन्हें? ये सुन रोहन अपना मुंह फाड़े आरव को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, हाँ ये सही है, ऐश करे बॉस, और बलि का बकरा बने सेक्रेटरी। आरव उसके सर पर मारते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, सेक्रेटरी होते ही इसलिए है। रोहन अपनी जीभ बाहर निकालकर कहता है, सर मैं तो भूल ही गया था कि आप तो मन की बात भी सुन लेते हो। आरव कहता है, हाँ बिल्कुल, तो अब मुझे धोखा देने के बारे में तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं आना चाहिए। रोहन बोलता है, जी जी सर ठीक है, मैं समझ गया। आरव कहता है, ठीक है, अब दो मेरे कपड़े। रोहन कपड़े का थैला आरव को दे देता है। आरव उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो साधारण से कपड़े पहनकर बाहर आता है। वो बिल्कुल पहले वाला आरव लग रहा था। रोहन कहता है, बॉस आप ऐसे जाओगे? आरव कहता है, हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है ना, कोई पूछे तो क्या जवाब देना है? रोहन कहता है, जी बॉस, मैं सबको संभाल लूंगा, पर दादाजी और छाया मैडम। आरव कहता है, बोल देना मीटिंग के लिए बाहर गया हूँ, न माने तो मुझे कॉल कर लेना। इतना बोल आरव केबिन से बाहर निकल जाता है और अपने प्राइवेट लिफ्ट से होकर नीचे चला जाता है। वो एक ऑटो लेता है और मलिका के कंपनी की ओर बढ़ जाता है। तेज बारिश होने लगती है और उसका ऑटो राजवंश कंपनी के कुछ दूर पहले ही बंद पड़ जाती है। आरव इरिटेट होकर कहता है, क्या भाई, अब मैं कैसे जाऊं? ऑटो वाला कहता है, अब मैं क्या करूं सर, किस्मत ही खराब है। वैसे आपको जहां जाना है वो यहीं पे है, आप चले जाइए। आरव कहता है, हाँ जाना तो पड़ेगा ही। इतना बोल वो आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि क्यों न वो अपनी शक्तियों का यूज कर झट से कंपनी के अंदर चला जाओ, पर फिर वो सोचता है, नहीं मैं इस वक्त आरव हूँ, सौर्य नहीं, और ऐसे पब्लिक प्लेस में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना बोल वो अपने तेज कदमों से चलने लगता है। इधर मालिका के फार्म हाउस में सीबी और सिया दोनों हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी सीबी सिया को अपने फोने में कुछ दिखाते हुए कहती है, दी देखो ना, इस मॉल में कितना अच्छा ऑफर चल रहा है ना, चलो ना, बहुत दिन हो गए हमने शॉपिंग नहीं की। सिया कहती है, आज नहीं सीबी। सीबी कहाँ मानने वाली थी, वो जिद करने लगती है, नहीं दी प्लस प्लस चलो ना, जिस पर सिया ना चाहते हुए भी जाने के लिए हाँ बोल देती है। राजवंश कॉर्पोरेशन पहुंचने के बाद आरव वहां काउंटर पर बैठी लड़की से कहता है, हेलो मैम, मुझे आपके बॉस से मिलना है। आरव इस वक्त पूरी तरह से भीग चुका था। उसका व्हाइट पतला सा शर्ट उसके बॉडी से चिपक गया था। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कोई लड़की उसे ऐसे देख ले तो देखती ही रह जाए। उसे ऐसे देख एक पल तो रिसेप्शनिस्ट उसे देखते ही रह जाती है, पर फिर वो अपने होश में आते हुए कहती है, सर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? आरव कहता है, नहीं, पर आप एक बार उन्हें बोलिए कि आरव आया हुआ है, वो समझ जाएंगी। तभी वहां एक लड़का आता है और आरव को ऐसे देख गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ओए क्या हो रहा है यहाँ? सोनिया, कौन है ये? सोनिया कहती है, सर वो ये लड़का बॉस से मिलना चाहता है। वो आदमी कहता है, अच्छा, और ये ऐसे मिलेगा बॉस से? अपॉइंटमेंट है इसके पास? सोनिया कहती है, जी नहीं सर। तो वो आदमी हंसते हुए बोलता है, तो बाहर निकालो इसे, अभी यहाँ क्या कर रहा है? न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुम्हें पता नहीं बॉस ऐसे किसी से नहीं मिलती, खासकर लड़कों से। सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे। वहां और भी कुछ एम्प्लॉय आ जाते हैं और आरव पर हंसने लगते हैं। आरव को ये सब देख गुस्सा आ रहा था। वो किसी को सम्मोहित भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपनी हरी आंखों को छुपाने के लिए लेंस लगा रखा था, जिससे वो बिल्कुल पहले वाले आरव के जैसे ही लगे। आरव उन लोगों को समझाते हुए कहता है, देखिए मेरे पास उनका कार्ड भी है, आप एक बार उन्हें इन्फॉर्म तो करिए। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। जिसकी औकात एक छाता लेने की ना हो, उसकी औकात द मालिका राजवंश से मिलने की होगी।
बाहर निकलो, इसे फर्श गंदा हो रहा है। आरव के जूतों में मिट्टी लगी हुई थी और कुछ कीचड़ उसके जीन्स पर भी पड़ी हुई थी। तभी वहां किसी की आवाज आती है। आरव सब उस आवाज की ओर देखते हैं। एक लड़की उनके बीच से होते हुए आरव के पास आती है। आरव उसे देख हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, समा। जी हाँ, ये समा ही है। समा याद तो होगी ना आपको, आरव की फेक गर्लफ्रेंड। समा आरव के पास आते हुए कहती है, आरव कहाँ थे तुम? उस दिन के बाद से तुम ऐसे गायब हुए कि आज दिखाई दे रहे हो। तभी वहां का फ्लो मैनेजर आता है और कहता है, समा क्या तुम इसे जानती हो? समा कहती है, जी सर, मैं जानती हूँ इसे, ये मेरा अच्छा दोस्त है। ये सुनन वो फ्लो मैनेजर हंसने लगता है और कहता है, दोस्त हाँ, क्या तुमने इस कंपनी को धर्मशाला समझ रखा है? खुद तो आई और साथ में अपने मोहल्ले को भी ला रही हो। समा कहती है, सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समा यहाँ क्या कर रही है। तभी वहां एक कड़क आवाज गूंजती है, क्या हो रहा है यहाँ? आरव अपने मन में कहता है, ये बॉस भी न कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है। सभी उस आवाज की दिशा में देखते हैं। राजीव वहां खड़े सभी को घूर कर देखता है तो सभी लोग अपनी नजरें झुकाकर वहां से साइड हो जाते हैं। राजीव आरव की ओर देखता है और फिर कहता है, क्या बात है? आरव कहता है, सर वो मुझे आपके बॉस ने बुलाया था, पर ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। राजीव रिसेप्शनिस्ट की ओर देखता है और गुस्से में बोलता है, यहाँ तमाशा हो रहा था, तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सोनिया कहती है, वो सर ये इनके कपड़े भीगे हुए थे और इनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं था। राजीव कहता है, तो तुम सब मिलकर किसी का मजाक बनोगे? लास्ट वार्निंग है ये तुम सबके लिए, कम से कम इन्फॉर्म तो कर देते। वहां खड़े सभी लोग सॉरी बोलते हैं और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। सोनिया भी सॉरी कहती है। राजीव आरव की ओर देखकर कहता है, तुम चलो मेरे साथ। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।